Hello, I am Shahnawaz, and today we are continuing units and measurement. And in this part 2 video lecture, we will discuss about measurement of length. जी, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंथ के मेज़रमेंट के बारे में। तो लेंथ का मेज़रमेंट हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में कई बार किसी डिस्टेंस का या लेंथ का मेज़रमेंट ज़रूर करते हैं, चाहे हमारे पास कोई इस तरह का मीटर स्केल हो। देखिए, आप इस तरह का मीटर स्केल ज़रूर यूज़ करते होंगे आपकी स्कूल में, आपकी कॉपीज़ पर कुछ मेज़रमेंट करने के लिए या फिर लाइन खींचने के लिए। कुछ इस तरह का टेप आपने देखा होगा ज़रूर किसी कारपेंटर के पास में, जो किसी मेज़रमेंट को कर रहा होता है। इस तरह के टेप को आपने नॉर्मली टेलर्स के पास पर देखा होगा या फिर किसी शॉपकीपर के पास पर देखा होगा, जो किसी न किसी मटेरियल का, किसी पर्टिकुलर थिंग का मेज़रमेंट करके बेचता है, उसकी लंबाई को मेज़र करके देखता है। कहीं पर इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर होती होगी या इंजीनियरिंग वर्क्स होता होगा, वहाँ पर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर। ऐसे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पॉसिबल हैं किसी लेंथ को मेज़र करने के लिए, और लेंथ अलग अलग तरह की हो सकती है, कोई छोटी लेंथ या बड़ी लेंथ, और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स इस बेसिस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप जो मेज़रमेंट कर रहे हैं उसमें आपको एक्यूरेसी कितनी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर कपड़े को अगर मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी आप स्ट्रिंग को मेज़र कर रहे हैं, उसकी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो वहाँ अगर एक आध या 2 का कुछ वेरिएशन हो जाए तो दैट इज़ एडजस्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी मशीनरी पार्ट्स का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 तो क्या 0.1 भी कंसिडरेबल नहीं होगा, 0.1 का वेरिएशन भी कंसिडरेबल नहीं होगा। मेज़रमेंट पूरा इसी पर डिपेंड होता है कि आप एक्चुअल में कितना मेज़रमेंट करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द बेसिकली साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, एंड द अनदर वन इज़ व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट मेज़रमेंट। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ ए मीटर स्केल। हम सभी इसको यूज़ करते हैं, हमने कई बार इसको यूज़ किया है। या फिर इस तरह का कोई मेजरिंग टेप जो नॉर्मली आपने देखा होगा। तो अ मीटर स्केल इज़ यूज्ड टू मेज़र द क्लॉथ यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, बट क्लॉथ के अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई पर्टिकुलर दूसरा मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जिसको आप लेंथ को मेज़र करके आप हमेशा यूज़ करते हैं। उसके अलावा टेलर ऑल्सो यूजेज द मेजरिंग टेप टू मेज़र द बॉडी डायमेंशन, है ना। एक शॉपकीपर जो है वो क्लॉथ को मेज़र करने के लिए सपोज मीटर स्केल का यूज़ कर रहा है, वहीं पर जो टेलर है वो बॉडी की डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए इस तरह का टेप का यूज़ कर रहा है। Hence many times the choice of measuring device depends on what you want to measure, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि बेसिकली अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होती है, तो ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम किस पर्टिकुलर टाइप का मेज़रमेंट करना चाह रहे हैं, किस पर्टिकुलर टाइप की लेंथ को मेज़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम किसी मशीनरी पार्ट्स का मेज़रमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी रोड का, या फिर किसी लंबी चौड़ी जगह का मेज़रमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर मटेरियल का मेज़रमेंट कर रहे हैं। ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसी से डिसाइड होगा कि वहाँ पर कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। अब मेज़रमेंट की अगर मैं बात करूं या लेंथ के मेज़रमेंट की बात करूं तो वो भी दो तरह के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ डायरेक्ट मेज़रमेंट एंड द अनदर वन इज़ अ इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। अगर हम डायरेक्ट मेज़रमेंट की बात करें तो एक्चुअल में डायरेक्ट मेज़रमेंट उस मेज़रमेंट को कहेंगे अगर हम ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली लेंथ मेज़र कर रहे हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ अ टेलर, और ये क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन के सूट का नाप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मेज़रमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स कि इनके पास मेजरिंग डिवाइस भी है और इनके पास मेज़र करने वाला ऑब्जेक्ट भी है, और इस मेजरिंग डिवाइस की मदद से ये इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट मेज़रमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ शॉपकीपर और ये किसी क्लॉथ को मेज़र कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके पास मेजरिंग डिवाइस, इट मीन्स मेजरिंग टेप भी नज़र आ रहा है आपको, और ऑब्जेक्ट जिसको मेज़र करना है उसको भी ये डायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं। इसमें बीच में किसी तरह का और मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही, डायरेक्टली हम रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं मेज़रमेंट का। तो यहाँ पर ये कहलाएगा डायरेक्ट मेज़रमेंट, है ना। उसी तरह से अगर इस तरह के मीटर स्केल की मैं बात करूँ तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट मेज़रमेंट ही है। अगर मैं इस मीटर स्केल की मदद से किसी बॉल का डायामीटर मेज़र कर रहा हूँ, या फिर ये जो हमारा कॉइन है, इस कॉइन की थिकनेस को या इस कॉइन की डायामीटर को हम मेज़र कर रहे हैं डायरेक्टली,
तो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अ डायरेक्ट मेजरमेंट। इट मीन्स ऐसा मेजरमेंट जहाँ पर मेजरिंग डिवाइस भी और ऑब्जेक्ट ये दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो और डायरेक्ट कांटेक्ट की मदद से हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा हो इनका मेजरमेंट का, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट मेजरमेंट। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स भी हैं। दिस इज़ अ वर्नियर कैलिपर्स। ये भी एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो किसी भी पर्टिकुलर बॉल का या किसी राउंड रॉड का, इट मीन्स ऐसी कोई भी डिवाइस जो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो बेसिकली थोड़ा सा कर्वेचर रखती है अपने अंदर, ठीक है, या बहुत छोटी है जिसका हम डायरेक्टली मेज़रमेंट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर स्केल की मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो स्केल है, इस स्केल की मदद से अगर मैं आपको कहूँ कि इस कॉइन की थिकनेस को मेज़र करिए, या मैं आपसे कहूँ कि इस पर्टिकुलर बॉल की डायामीटर को मेज़र कीजिए, तो शायद आपके लिए इतना एक्यूरेटली इसको मेज़र करना पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन शायद आ जाएगा आपके मेज़रमेंट में। वहीं पर अगर हम इस वर्नियर कैलिपर्स की मदद से या फिर स्क्रू गेज की मदद से हम मेज़रमेंट करना चाहें उस कॉइन की थिकनेस का, उस बॉल की डायामीटर का, या फिर कोई रॉड है उस रॉड की डायामीटर का, ठीक है, या फिर कोई पतला सा धागा है, कोई पतली सी स्ट्रिंग है, कोई पतला सा तार है, आप उसके डायामीटर को मेज़र कर रहे हैं, या फिर इवन ऐसा हो जाए कि आप सपोज़ किसी पर्टिकुलर पेपर को या किसी बहुत ही पतली शीट की थिकनेस को मेज़र कर रहे हैं, तो उन सारे केसेस में आप नॉर्मली वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि आप जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो जो मेज़रमेंट आप कर रहे हैं किसी कॉइन की थिकनेस का या फिर किसी रॉड की थिकनेस का या बॉल के डायामीटर का, वो नॉर्मल स्केल से डायरेक्टली मेज़र करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और एक्यूरेटली मेज़र उसको किया नहीं जा सकता। फॉर दैट पर्पस यू आर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। उसके अलावा अगर आपके पास कोई इस तरह का कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा कर्वेचर रखता हो और आप इस कर्वेचर वाली डिवाइस की रेडियस पता करना चाहते हैं कि एक्चुअल में इसकी रेडियस कितनी है आर, तो डेफिनेटली आपसे सिंपली मीटर स्केल से आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उसको मेज़र करना। या मैं ऐसा कहूँ कि ऑलमोस्ट अगर आपके पास पूरा स्फेयर ना होकर इस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट हो, जैसे आप देख सकते हैं इस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट कौन है, सपोज़ ये आपका लेंस, तो यहाँ पर इस केस में आपके लिए इसकी रेडियस को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होगा। तो इस इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल बनाने के लिए अब हमारे पास होते हैं नॉर्मली स्फेरोमीटर, जो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस को फाइंड आउट करते हैं या फिर उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कर्वेचर को फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच कर्व्ड इट इज। सो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास डिवाइसेस होती है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करूँ तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 mm, इसका मतलब कि ये छोटी से छोटी 0.1 mm तक की लेंथ को मेज़र कर सकता है। वहीं पे स्क्रू गेज तो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है और स्फेरोमीटर भी इससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इन दोनों का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। इट मीन्स कि ये 0.01 mm की लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए इतनी छोटी मेज़रमेंट को आप नॉर्मल स्केल से तो मेज़र नहीं कर पाते, इसीलिए इतनी छोटी मेज़रमेंट को करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर की मदद लेनी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट मेज़रमेंट की। तो इनडायरेक्ट मेज़रमेंट की एक्चुअल में हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो चलिए हम देखते हैं। मेज़रमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द सरफेस ऑफ अर्थ और द डायमीटर ऑफ मून। अगर आप अर्थ सरफेस और मून के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं या फिर आप मून का डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर सपोज़ अर्थ का डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे प्लेनेट का डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि भाई अर्थ से जो दूसरे प्लेनेट्स हैं वो कितनी दूरी पर हैं, तो पॉसिबल है कि आप इस तरह के मीटर स्केल की मदद से तो उसे मेज़र नहीं कर सकते या फिर इस तरह के कोई मेजरिंग टेप की मदद से तो मेज़र नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इसलिए आप इतने छोटे से वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे पता करें फिर इतनी बड़ी डिस्टेंस को, जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस है या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डायामीटर है, तो डेफिनेटली उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं।
Again, there is another example, measurement of the size of atom of a certain material or measurement of the size of proton. मेज़रमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ एटम, अगर मैं एटम के साइज़ की बात करूं, सो एटम का जो साइज़ होता है वो नॉर्मली होता है 10⁻⁻10 मीटर का। कितना छोटा हो गया, 10⁻⁻10 मीटर, इट मीन्स 1 मीटर का लगभग 1000 करोड़वां हिस्सा, इतना छोटा। अगर मैं बात करूं साइज़ ऑफ प्रोटॉन की, तो साइज़ ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नॉर्मली होता है बेसिकली 10⁻⁻15, यस 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा साइज। इज़ इट नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट मेज़र ऑफ दिस पर्टिकुलर साइज? आप इतने छोटे साइज़ को डायरेक्टली वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर या फिर किसी तरह के मेजरिंग स्केल से आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है, इम्पॉसिबल। आप इसको देख भी नहीं पाएंगे तो आप मेज़र कैसे करेंगे? तो इतने केसेस में, इन केसेस के लिए जब आपका मेज़रमेंट जो है वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कितना ज़्यादा बड़ा हो कि अगर आप जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का दायरा रखता हो, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की रेंज रखता हो, या फिर इतना छोटा मेज़रमेंट आप कर रहे हैं जो आप शायद आंखों से अपनी देख भी नहीं सकते, जो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर तो 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज का हो, इतना छोटा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेज़र इट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग स्केल और एनी अदर इंजीनियरिंग मेजरिंग डिवाइसेस। तो इसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इनडायरेक्ट मेथड्स की, इनडायरेक्ट मेज़रमेंट की। तो देखिए, इनडायरेक्ट मेज़रमेंट की हम बात करें तो उसमें अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस मेज़रमेंट की बात करें, अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है दैट इज़ अ ट्रांजिट टाइम मेथड। ट्रांजिट टाइम मेथड क्या बोलती है? देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पर्टिकुलर सोर्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है और दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको इस ऑब्जेक्ट से इस सोर्स के बीच की डिस्टेंस आपको पता करनी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इट। सो सपोज़ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एक्स। सपोज़ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एक्स। आपने क्या किया, यहाँ से एक सिग्नल ट्रांसमिट किया, इसको ऑब्वियसली ये सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आएगा, रिफ्लेक्ट होकर जब ये वापस आएगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो आपने क्या किया, इस सिग्नल के जाने का और रिफ्लेक्ट होकर वापस आने का जो टाइम है उसे सपोज डेल्टी आपने मेज़र कर लिया कि हाउ मच टाइम अ सिग्नल टेक टू ट्रांसमिट फ्रॉम द सोर्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सपोज़ ये टाइम क्या हो गया, डेल्टी। तो देखिए, अब आपके पास टाइम भी है, आपके पास दोनों के बीच की डिस्टेंस भी है, और डेफिनेटली ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ये क्या होगा, लाइट सिग्नल होगा। ये लाइट सिग्नल होगा तो एयर में लाइट सिग्नल की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो वेल नोन है, v इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेल नोन है, सभी को पता होती है। तो अब आपके पास देखिए, अब आपके पास डिस्टेंस भी है, इट मीन्स कि ये सोर्स से इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, x। तो जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था उसने x डिस्टेंस तो अभी ट्रैवल किया और देन वापस आने में x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। वेलोसिटी आपको पता है कितना है, वेलोसिटी v, और आपको ये भी पता है कि इसको जाकर वापस आने में टाइम कितना लगा है, तो दैट इज़ अ डेल्टी। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें वेलोसिटी की वैल्यू अगर मुझे पता है, डेल्टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू मुझे पता है, तो डेफिनेटली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड द ट्रांजिट टाइम मेथड। इट मीन्स कि हेयर यू आर यूजिंग द time period of transition of the light ray from the source and get reflected back from the object, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, द टाइम गैप इज डेल्टी इज मेजर्ड बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द सिग्नल, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इन राउंड ट्रिप बिकम्स ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है। राउंड ट्रिप में कितनी डिस्टेंस हो गई, ये ट्वाइस ऑफ एक्स, यहाँ से गया देन वापस आया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ एक्स। इफ़ v इज़ द स्पीड ऑफ द सिग्नल, सो वी कैन राइट द फॉलोइंग इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है। सो मैंने अभी जैसे यहाँ पर लिखा v इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स,
v is equal to twice of x divided by del t. So I can calculate the value of del t from here. del t को मैं इधर लेकर गया, v को इधर लाया, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा, del t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x बाई v। और डेफिनेटली इस फॉर्मूले से मैं x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू v del t बाई 2। सो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ ट्रांजिट टाइम del t, सो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज डेफिनेटली द थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर मेथड है किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सेकंड थिंग, इजीली इम्प्लीमेंटेबल होती है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी हायर कॉन्फ़िगरेशन की डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर हायर मेजरिंग टाइम हायर एक्यूरेसी वाले मेजरिंग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जो ऑलरेडी इस तरह के ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस में इनबिल्ड होता है। इसी तरह से जो सेकंड मेथड होती है दैट इज़ अ पैरेलैक्स मेथड। ट्रांजिट टाइम मेथड के बाद एक और मेथड होती है पैरेलैक्स मेथड, एंड दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। आप हज़ारों किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको पैरेलैक्स मेथड की मदद से मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पैरेलैक्स की, तो पैरेलैक्स एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस मेथड। सो आप देखेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज़ ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप सबसे पहले अपनी दोनों आइज़ को ओपन करके देखिए, आप देख रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि सपोज़ आप अपनी लेफ़्ट आई को बंद कर लीजिए, जस्ट क्लोज़ योर लेफ़्ट आई, और अपनी राइट आई से इसको देखिए। तो देखिए ये पॉइंट आपको नज़र आएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगेन अब आप अपनी राइट आईज़ को क्लोज़ कीजिए और लेफ़्ट आई को ओपन कीजिए, तब आप देखेंगे ये पॉइंट आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी लेफ़्ट आई और राइट आई को स्विच कीजिए थोड़ा सा फास्ट। विट मीन्स कि पहले राइट आई क्लोज़ कीजिए, लेफ़्ट आई को ओपन कीजिए, इस डॉट को देखिए, फिर लेफ़्ट आई को क्लोज़ कीजिए, राइट आई से इस डॉट को देखिए। तो आप क्या पाएंगे कि सबसे पहले सपोज़ आपकी राइट आई जब ओपन थी तब ये डॉट आपको यहाँ नज़र आ रहा था। फिर जैसे ही आपने राइट आई को क्लोज़ किया और लेफ़्ट आई से देखा तो ये डॉट जो है वो हल्का सा शिफ्ट होकर आपको यहाँ नज़र आया। तो देखिए आपकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, इस पर्टिकुलर डॉट की पोजीशन फिक्स है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लेफ़्ट आई और राइट आई को स्विच करवा रहे थे आपस में, और इसकी वजह से आपको इस पॉइंट की पोजीशन में शिफ्टिंग नज़र आई, ठीक है। तो सो दिस शिफ्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, ये कहलाएगा पैरेलैक्स। ये क्या कहला रहा है, पैरेलैक्स। इस तरह की अपेरेंट शिफ्टिंग जो है, इस तरह की अपेरेंट शिफ्टिंग, कभी यहाँ कभी यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से आपको शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। वन बाय वन एक आई को क्लोज़ करेंगे, दूसरी को ओपन करेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरह की शिफ्टिंग नज़र आएगी, और ये जो शिफ्टिंग कहलाती है पैरेलैक्स। दिस शिफ्टिंग इज़ कॉल्ड द पैरेलैक्स, ठीक है। सो इस पैरेलैक्स मेथड का ही हम यूज़ करते हैं लार्जर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। तो देखिए किस तरह से करते हैं। दिस मेथड इज़ नीडेड टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू लुक एट द सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको जब भी कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एस है, ठीक है, ये आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एस है। आपने इसको देखने के लिए यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिसाइड कर लिए। सपोज दीज आर द पी एंड क्यू। आप ऐसा भी मान सकते हैं दिस एस इज़ ए स्टार, ये कोई स्टार है, कोई प्लेनेट है, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट है आपके पी और क्यू, ये क्या है, आपकी अर्थ सरफेस पर है। पॉइंट पी एंड क्यू आर प्लेस्ड एट द अर्थ सरफेस। और आप इन 2 पॉइंट से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस स्टार को टेलीस्कोप की मदद से। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड द बेसिस। तो यहाँ पर बेसिस क्या हो गया, यहाँ पर बेसिस कौन है, यहाँ पर बेसिस की वैल्यू है ए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इजीली, यहाँ पर a इज़ अ बेसिस, दिस a इज़ अ बेसिस विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट। We measure the angle between the 2 directions along which the same object is observed from the 2 different points of observation, ठीक है, and this angle is called the parallax angle or parallactic angle।
जब आप इस ऑब्जेक्ट को, एस को, इस स्टार को या प्लेनेट को इन अर्थ सरफेस पे जो अवेलेबल पॉइंट्स पी एंड क्यू है इनकी मदद से जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली जब आप इससे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एंगल क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आपको एक एंगल क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। डेफिनेटली जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से जब इसको देखेंगे तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में होगा और विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट क्यू यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे वो नज़र आएगा। सो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं जो बेसिकली इन दो पॉइंट्स का सस्पेंशन दिखा रहा है इस पर्टिकुलर प्लेनेट या इस पर्टिकुलर स्टार एस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड द थीटा और इसे हम कहेंगे पैरेलैक्स एंगल। तो आप देख सकते हैं वी मेजर द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस अलॉन्ग विच द सेम ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व। ठीक है, वी मेजर द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, ये दो डायरेक्शन से इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमने मेज़र किया। ठीक है, और ये एंगल क्या कहला रहा है, पैरेलैक्स एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। तो देखिए अब यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपके पास ए की वैल्यू आ सकती है। डेफिनेटली आपको ए की वैल्यू पता होगी बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। इस एंगल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा, सो सपोज दिस डी इज़ मच ग्रेटर देन द ए। यहाँ पर ये जो डी है, इस डी की वैल्यू तो क्या होगी, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होगी, 10⁻³ की रेंज का होगा ये। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है और ये जो ए होगा ये तो कुछ किलोमीटर का हो सकता है या फिर कुछ मीटर का हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बोल सकते हैं द डी इज़ मच ग्रेटर देन ए, जो कैपिटल डी की वैल्यू क्या है इस ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। ठीक है, सो फाइनली हम यहाँ पर बोल सकते हैं हैंस वी कैन ट्रीट ए एज द लेंथ ऑफ आर्क एंड एज्यूम द डी एज द रेडियस टू अप्लाई द फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो ए है, ए इज़ अ बेसिस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज़ अ आर्क और ये डी जो हो गई वो क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो डेफिनेटली हमारे पास फार्मूला है एक, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर देखिए आपने एंगल की वैल्यू आपको पता है, एंगल की वैल्यू क्या है, दैट इज़ अ थीटा। आर्क की वैल्यू क्या हो गई, ए, एंगल की वैल्यू थीटा, आर्क की वैल्यू ए और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, डी। सो फाइनली लेट्स पुट द वैल्यूज थीटा ए डी। सो यहाँ से इस फार्मूले से हम डी की वैल्यू, इट मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी डी इज इक्वल टू ए बाय थीटा। तो देखिए अगर आपको पैरेलैक्स मेथड की मदद से आप डी की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं जबकि आपको थीटा की वैल्यू पता है, इट मीन्स कि इस पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल की वैल्यू पता है और दूसरी बात आपको बेसिस ए पता है। तो इन दोनों की मदद से आप इजीली किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं डी इज इक्वल टू ए बाय थीटा की मदद से। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा लेंथ मेज़रमेंट के लिए, स्पेशली जो इनडायरेक्ट मेथड से ट्रांजिट टाइम मेथड एंड द सेकंड वन इज़ अ पैरेलैक्स मेथड। काफ़ी सिंपल सी मेथड्स हैं और बहुत आसानी से इनको समझा जा सकता है। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताएं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई विद द सॉल्यूशन। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।